हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रेलवे एएलपी सीबीटी 2। मैंने इस प्रैक्टिस सेशन में आज आपको करवा रही हूँ बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है बेसिक इलेक्ट्रिकल टॉपिक के, जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो रेलवे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एएलपी सीबीटी 2 का हो, चाहे जेई का हो। ये एक क्विक रिवीजन है फॉर द रेलवे टेक्निकल एग्जाम्स। सो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद करते हुए। सो आई सिस्टम। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। ऑप्शन नंबर ए इज मो, ऑप्शन नंबर बी इज ओम, ऑप्शन नंबर सी इज मो मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज ओम मीटर. So firstly, I am going to describe you what is conductance. So it is the reciprocal of resistance. It is the reciprocal of resistance, and resistance is measured in ohm. So 1 upon ohm is equals to mho. We called it mho. Its symbol is like this. So it is known as mho. So answer of this question is mho. Got it? Question number 2. The property of a material to resist the flow of charge carriers. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करती है? सो ऑप्शन नंबर 1 इज रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर 2 इज कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर 3 इज रेजिस्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज conductivity. So what is the correct answer of this question? So answer of this question is resistance. Resistance is the property of a material. Resistance is the property of the material to resist the flow of charge carriers. Move on to the question number 3. The ability of the material to conduct electricity. What is the question number 3? The question number 3 is the ability of a material to conduct electricity. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की जो कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी? सो A option is resistance, option number B is conductance, option number C is resistivity, option number D is conductivity. So the material has the ability to conduct electricity is known as conductor, and the property is known as conductivity. ठीक है, कंडक्टिविटी होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की जो कि इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी. क्वेश्चन नंबर 4. द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल. सो ऐसी क्वांटिटी जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफर करती है किसी मटेरियल के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? सो ऑप्शन नंबर ए इज रेजिस्टेंस, option number B is conductance, option number C is resistivity, option number D is conductivity. So in question number 1 I have already explained that the conductance is reciprocal of resistance, and the resistance opposes the charge flow. So here it is asked that the resistance offered, यहाँ पे रेसिप्रोकल दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफर करने की बात कर रहा है, ना कि अपोज करने की, तो वो रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेसिप्रोकल. सो रेसिप्रोकल क्या होगा? कंडक्टेंस. रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या होता है? कंडक्टेंस. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कंडक्टेंस. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. द मेजर ऑफ हाउ फ्रीली द इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो. ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी भी मटेरियल में वो फ्रीली फ्लो हो सके? सो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी इज कंडक्टेंस, ऑप्शन नंबर सी इज रेजिस्टिविटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज कंडक्टिविटी. सो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज द प्रोसेस, resistivity is the one of the property that measures how freely the electrons can flow. Move on to the next question. Which law states that at constant temperature the current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points? तो इस लॉ को हम ऐसे समझते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है, जिस भी कंडक्टर में किसी दो पॉइंट्स के बीच में, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, मान लीजिए दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, है ना, ये दो पॉइंट हैं
और इन दोनों के बीच में करंट फ्लो हो रहा है। सो जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स। हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 2 पॉइंट्स के बीच में, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट। लेकिन इस लॉ की कंडीशन है कि कांस्टेंट होना चाहिए हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर कीपिंग कांस्टेंट। सो ये वाला जो वर्ड होता है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर दिस लॉ, और उस लॉ को हम बोलते हैं ओम्स लॉ। Okay, so the law that states that at a constant temperature, the current through a conductor between 2 points is directly proportional to voltage across the 2 points. So, according to Ohm's law, we can say that the V is proportional to I, and for proportionality constant, we are using V is equals to IR. So, R is the proportionality constant here, and now we can say that for this law, the temperature is keeping constant. Move on to the next question. That is, Ohm's law is not applicable to. In my the one of the theory में applicable नहीं होता है. And मैंने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया है कि यूनिलेटरल सर्किट क्या होता है, बायलेटरल सर्किट क्या होता है, पैसिव सर्किट्स क्या होते हैं, एक्टिव सर्किट्स क्या होते हैं. All of these I discussed in that lecture also. So kindly go through that and please attend that lecture also. So Ohm's law is not applicable to. So applicable नहीं होते हैं यूनिलेटरल सर्किट में. This point has to be remembered by each and everyone कि यूनिलेटरल सर्किट में Ohm's law follow नहीं करता. Move on to the next question. We have very less time today, so I am quickly doing the revision for you. Quickly, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास में कि हम ऑप्शंस को पढ़ें. आपके लिए मैंने ऑप्शंस को यहाँ पर दे दिया है, आप लोग पढ़ के ही देखिए. मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ करेक्ट आंसर बता रही हूँ. बट I really think that you can understand. Question number 8 is when capacitors are connected in parallel. So मैंने आपको लास्ट एक प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि जब कैपेसिटर्स को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है. जब हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो C इक्विवेलेंट होता है डायरेक्टली C1 प्लस C2, या फिर जितने भी कैपेसिटर कनेक्ट रहेंगे किसी एक कनेक्शन में, इसी एक सर्किट में, उन सारे का सम हो जाता है पैरेलल की कंडीशन में, बिकॉज इट अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस. जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जस्ट अपोजिट होता है कैपेसिटर का फॉर्मूला, लेकिन जो इंडक्टर होता है वो रेजिस्टर के जैसा ही बिहेव करता है. इस फॉर्मुलेशन में रेसिप्रोकल का सम होता है, वैसे ही होगा. सो वो हम क्वेश्चन अभी आएगा आगे तो हम उसमें देख लेंगे, पर इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्शन है तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस अप टू Cn. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज. नाउ सीरीज कनेक्शन में क्या होगा, जो पैरेलल में होता था उससे अपोजिट, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द कैपेसिटर्स. Move on to the next question, that is question number 10. When resistors are connected in parallel. मैंने अभी आपको बोला था कि जो कनेक्टर, जो रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेसिप्रोकल का सम होता है पैरेलल कनेक्शन में और डायरेक्ट सम होता है इन सीरीज कनेक्शन. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर A. Move on to the next question, question number 11. When resistors are connected in series. Now again I am saying that resistors are connected in series, so R1 plus R2 plus R3. This is, I think this is very basic questions and कभी कभी एग्जाम में यही क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है और हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर इस तरह से ऑप्शंस आते हैं, कुछ ऐसे सिमिलर ऑप्शंस आते हैं तो हम वहाँ पे कंफ्यूज होकर के गलत कर देते हैं क्वेश्चन. Now move on to the next question, that is question number 12. So what is the question? When cells are connected in series, the equivalent cell value is. जब सीरीज में कनेक्शन होता है सेल का तो हम याद रखेंगे कि जो वोल्टेज होते हैं उनका डायरेक्टली सम होता है जब सीरीज में होंगे तब. ओके, सेल्स का बता रही हूँ मैं आपको. सेल जब कनेक्टेड होते हैं, बैटरी वाले सेल, जब सेल्स जो कनेक्ट होते हैं सीरीज में तो उसका इक्विवेलेंट वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस. बट in parallel connection. Now move on to the question number 13. What the question is said when cells are connected in parallel. अभी मैंने आपको सीरीज का बता दिया कि सम होगा डायरेक्टली. अब देखिए पूछ रहा है सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट सेल वैल्यू इज गिवन बाय. तो जब पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो आप याद कर लो कि जो वोल्टेजेस रहते हैं वो उसकी वैल्यू सेम हो जाती है.
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमने अभी जैसे पढ़ा कि हमारा रजिस्टर में कैसे होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट कैसे कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। अब मान लीजिए सेल का क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो हम लोग हो सकता है कि वहां पर भी रेसिप्रोकल्स को ऐड करने लग जाए, पर ऐसा नहीं होता है। सेल्स के केस में ये होता है कि जब सेल पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेजेस सारे इक्वल होते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So what is the standard frequency of an AC source in India? So answer of this question is 50 hertz. जो इंडिया में एसी सोर्स है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। कंफ्यूज नहीं होना है वहां पर हमें। अगर हमें क्वेश्चन में दे रहा है कि 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज, हम इतना हाई लेवल का पढ़ के चले जाते हैं ना कि हम वहां पे जाकर के हम इतना हाई लेवल का पढ़ के चले जाते हैं कि हम वहां पे जाकर के कंफ्यूज होने लगते हैं कि यार कहीं 60 हर्ट्ज भी तो नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमको आंसर टिक करना है यहाँ पर 50 हर्ट्ज। Move on to the next question, that is the unit of frequency is. So unit of frequency is hertz. सेकेंड्स नहीं लगाना है, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। यहाँ पर दिया गया है कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। Move on to the next question, and question number 16 is the time period of a 50 hertz AC wave is. 50 hertz AC wave का टाइम पीरियड कितना होगा? So how can we calculate? अभी मैंने आपको बताया। So how can we calculate the time period? So time period is nothing but the opposite of or the reciprocal of the frequency. So the frequency given here is 50 hertz. So 1 upon 50. So reciprocal of frequency is the time period, and time period is calculated here by frequency is taken as 50 hertz. So 1 upon 50, and answer of this value is 0.02. So what is the answer of the time period of a 50 hertz AC wave is 0.02 seconds. हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन नहीं दिया जाता 50 हर्ट्ज, स्टैंडर्ड नहीं दी जाती है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मान लो 60 हर्ट्ज बोल देगा, तो आप वहाँ आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि 1/60 इज इक्वल्स टू, एंड जो भी वैल्यू आएगी वो उसका टाइम पीरियड होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। किस टाइप की वैल्यू को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करते हैं? 4 टाइप की वैल्यूज होती हैं, आप ये याद कर लीजिए कि 4 टाइप की वैल्यूज होती हैं हमारे एसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। दैट इज आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू। ये सब हमें पता होना चाहिए, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये पूरा एसी का कवर करवा दूंगी कि एसी से किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, पीक फैक्टर कितना होना चाहिए, पीक फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ये इफेक्टिव एसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, है ना। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्वेश्चन बनता है, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, और ये हमें पता ही होना चाहिए। सो फॉर नाउ ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट करते हैं आरएमएस वैल्यू को। Next question, and the question number 18 is the power factor of a purely resistive circuit is unity, lagging, leading and none. तो जो रेजिस्टिव सर्किट होता है ना उसमें हमेशा पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी होगा, 1। हमेशा याद रखिए जो पावर फैक्टर होगा रेजिस्टिव सर्किट में हमारा, जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, प्योरली रेजिस्टेंस, उसमें इंडक्टर के साथ में रेजिस्टेंस हो नहीं हो, उस सर्किट का पावर फैक्टर होता है यूनिटी। So what will be the answer of this question? That is unity. Move on to the next question, question number 19 and 20. So the question number 19 is the power factor will be leading for. अब लीडिंग किसके लिए होता है, मैं आपको एक फेजर डायग्राम बना के बताती हूँ। आप इस फेजर डायग्राम से बहुत इजीली याद रख सकते हो इस क्वेश्चन को। होगा यहाँ पे जो रेजिस्टिव सर्किट अगर होता है तो करंट इन फेज होता है, अगर वो कैपेसिटिव सर्किट होता है तो वोल्टेज करंट क्या होता है, लीड करता है। लेकिन जब लैगिंग सर्किट होता है तो करंट क्या करता है, लैग करता है। इस टाइप से आप फेजर डायग्राम याद कर लो इसका, कि रेजिस्टिव सर्किट होगा तो इन फेज होगा, अगर कैपेसिटिव लोड होगा तो कैपेसिटिव लोड होने से लीडिंग होगा, अगर इंडक्टिव लोड होगा तो हमेशा पावर फैक्टर लैगिंग होगा। ये 3 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बनते भी हैं। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको कॉन्सेप्ट करा दिया और ये क्वेश्चन भी करवा दिए। तो दोस्तों, सो स्टूडेंट्स, आज का सेशन मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा, और मैंने आज बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपको कराए। उसका मेन मोटो मेरा ये था कि आपको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें पता हों। अगर एग्जाम में इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ जाए ना तो आप उसको गलत मत करके आए। मेरा बस मोटो यही था आज के सेशन को कराने का। आप सोचेंगे कि मैंने बहुत ही ईजी क्वेश्चन कराया है, कभी कभी इंसान ईजी में भी गलत करके आता है, जल्दीबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में।
सो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है एग्जाम में, ओवर कॉन्फिडेंस ही लेट उठता है इंसान का। सो मैं आपको यही कहूँगी कि आप हर एक सेशन को अटेंड करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और वीडियो को भी शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिए। एंड सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, पता नहीं आप लोग चैनल में आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। सो आज के लिए इतना ही।